5 सालों में भारत की सियासत में क्या बदला है, अवाम क्या चाहती है, सियासी जमातें उन्हें क्या देने का वादा कर चुकी हैं। इसी बारे में आज हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी साथी रितुल जोशी से, जो इंडिया के इलेक्शंस हमारे लिए कवर करती रही हैं। रितुल, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि कैंपेन सीजन कैसा रहा। कैंपेन सीजन बहुत लंबा था सारा, और कई बार बहुत ही ज्यादा तल्ख और कई बार बहुत ही ज्यादा जिसमें कहना चाहिए कि डिसेंसी उसमें खत्म होती नजर आई। भारत के वजीर आजम से लेके लीडर ऑफ अपोजिशन तक आप किसी को भी देख लें, कोई भी नेता ऐसा नहीं था जिनके बयानों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कभी ना कभी नोटिस ना लिया हो। कई बड़े लीडर्स को कई कई घंटों के लिए बैन किया गया बोलने से। और वेस्ट बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ, पूरे मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट में तकरीबन 20 घंटे के लिए कैंपेनिंग बंद कर दी गई ठीक इलेक्शन से पहले। तो इस तरह की चीजें इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं कि लेवल ऑफ जो डिस्कोर्स था वो धीरे धीरे हमने गिरता हुआ देखा। लेकिन ये जरूर था कि पूरी कैंपेनिंग के दौरान सारी पार्टीज की कोशिश यही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन था, खासतौर पर कांग्रेस के लिए जो अपने वजूद के लिए भी लड़ रही है। तो कोशिश यही थी कि कितने ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ को खींच सके। ये बताइएगा कि कौन से अहम इश्यूज थे जिनको दोनों जमातों ने मौजू बनाया इस मरतबा। अगर आप बीजेपी को देखें सारा, तो पिछले इलेक्शन की मैं बात जरूर करना चाहूंगी, जब वो एक एंटी करप्शन क्रूसेड के साथ आई और उसका कहना था, अच्छे दिन का जो एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात कही गई थी, ये नैरेटिव इस बार थोड़ा कम बीजेपी की तरफ से नजर आया। वो लोग ज्यादा जोर इस बात पर दे रहे थे कि जो काम हमने किया है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर मोदी सरकार की बात कही जा रही थी, और साथ ही साथ टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें थी जो मोदी के, जो कि बीजेपी के एजेंडा पे बहुत ऊंची थी। और साथ ही साथ डेवलपमेंट तो ऑफ कोर्स हर वक्त हर एक पार्टी का एजेंडा रहता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त बहुत ज्यादा हो गया मुल्क में, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश की, फार्म डिस्ट्रेस की बात की, और साथ ही साथ करप्शन को भी इश्यू बनाने की कोशिश जरूर की थी। कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा उठाया और बहुत सारा बिजनेस पॉलिटिकल नेक्सस की बात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुद्दे बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग पर चढ़ पाए हों, ये दिखा नहीं सारा। अच्छा, अब एग्जिट पोल्स तो ये बता रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार का जो नारा है वो फिर से सच होने वाला है। तो पार्टीज का रिएक्शन क्या सामने आया है जो एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं उनके बारे में? देखिए, बड़े एक्सपेक्टेडली बीजेपी तो बहुत खुले दिल से इस्तकबाल कर रही है एग्जिट पोल्स को, लेकिन बाकी तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इससे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रही है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ही फैबुलस भारत में रहा नहीं है। एक छोटा सा ये मेरा पैकेज है, ये स्टोरी है, इसे अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि क्या रिएक्शन है और क्यों एग्जिट पोल्स पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ी कामयाबी का ट्रेलर मान रही है। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि 300 से ऊपर सीटें तो बीजेपी अकेली ही जीत लेगी। ऐसा हुआ तो ये उसकी 2014 की परफॉर्मेंस से भी बेहतर होगा, जब उसे 282 सीटें मिली थीं। यही वजह है कि बीजेपी एग्जिट पोल्स पर बहुत तवज्जो दे रही है। नरेंद्र मोदी जी का समर्थन का कंसोलिडेशन गाँवों में गरीबों के बीच, उन लोगों के बीच हुआ है जो साधारणतः दूसरी पार्टी के समर्थन आधार होते थे। इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी के वेव में पार्टी को स्वयं को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। इस बार के एग्जिट पोल कांग्रेस की लीडरशिप वाले यूपीए अलायंस को 82 से 164 सीटें दे रहे हैं। ज्यादातर पोल्स कांग्रेस की अपनी सीटों को 100 से नीचे रख रहे हैं, मगर पार्टी एग्जिट पोल्स पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही। लोग अपनी राजनीतिक जो चॉइस थी वो बता नहीं रहे थे। लोग बिल्कुल या तो पीयर प्रेशर था या घबराए हुए थे कि कहीं मोदी जी के खिलाफ बोल दें तो पता नहीं, एक माहौल होता है अलग अलग शहर कस्बे गांव में। तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों ने खुलकर स्पष्ट अपनी चॉइस बताई है एग्जिट पोल्स में। गुज़िश्ता 5 इंतखाबों में एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखें तो 2014 में ये तकरीबन सही साबित हुए, 2004 में बिल्कुल गलत, और बाकी 3 इंतखाबात में एग्जिट पोल्स और इंतखाबी नताइज में काफी फर्क रहा। बीसीओ कास्ट है, उनकी दर्जनों सब कास्ट हैं, फिर इंडिविजुअल्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो नौकरियां गई हैं, महंगाई जो है, महिलाओं के जेंडर इश्यूज अलग हैं। तो बहुत सारी चीजों को मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कभी मिलता नहीं है। राइट, 90 करोड़ वोटर हैं तो बहुत मुश्किल है बहुत एक्यूरेटली ये अंदाजा लगाना कि सब वोटर्स क्या चाहते हैं। ये बताइए रितुल के बीजेपी की जो पॉलिटिक्स हमने देखी है इन 5 सालों में, दाएं बाजू की पॉलिटिक्स को फरोग मिला है, एक इंतहा पसंद आइडियोलॉजी बढ़ी है। अब इंडिया की जो एक सेक्युलर शनाख्त है उसके लिए बीजेपी का मुमकिन तौर पर री इलेक्ट होना कैसे देखा जा रहा है? वोटर्स और एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं इस बारे में?
देखिए सारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक राइट विंग सोच, एक रेडिकल हिंदुत्व सोच बढ़ी है गुज़िश्ता 5 सालों में इस मुल्क में। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस सोच के खिलाफ उठने वाली आवाजें भी उतनी ही बढ़ी हैं और धीरे-धीरे ये आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस बार इलेक्शंस में ये वाला एक नैरेटिव बहुत चला था। लोगों ने ये बात भी कहने की कोशिश की थी कि क्या हम इसी तरह के भारत को आगे भी देखना चाहते हैं। लेकिन उसी तरह से काउंटर बीजेपी ने इस नैरेटिव को नेशनलिज्म का मुद्दा सामने लाकर किया था। कांग्रेस को अगर आप देखें तो उसने एक बहुत सेक्युलर चीज, एक बहुत सेक्युलर सोच के साथ इन इंतखाबात में कदम रखा, ये भी नहीं कह सकते। एक सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन पैडल करती हुई कांग्रेस भी नजर आई। दुनिया भर के मंदिरों में जाना या फिर गंगा आरती से लेके तमाम चीजें थी। मगर इतना जरूर है सारा, जो चीज मुझे ज्यादा शायद परेशान इस वक्त करती है वो ये है कि क्या एक क्रेडिबल ऑपोजिशन हिंदुस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए शायद एक ऑपोजिशन की ज्यादा जरूरत है इस वक्त मुल्क, और वो नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि कितने ऑपोजिशन का वजूद बच रहा है। एब्सोल्युटली, ये सब कुछ अगले तकरीबन 24 घंटों में वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली में वाक़ इंडिया गेट से। रितुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सारा।